नमस्कार साथियों, आप आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। और इसी के साथ में अपनी जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस भी यहाँ पे चल रही हैं। तो आज अपनी क्लास नंबर 9 है, जिसका टॉपिक क्या है, भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी। अब ये टॉपिक आपके डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन जो आपके दिया है विज्ञान और तकनीकी वाला, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी वाला टॉपिक आपके है, तो उसी में से ये भी एक आता है डिफेंस सिस्टम में। तो इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अपना जो सोर्स रहेगा वो आप सभी को पता ही है, मूमल वाली बुक रहती है, नाथ पब्लिकेशन की जो सर की बुक है वो है, और पीआईबी के कुछ सोर्स हैं। और क्लास अपनी डेली सुबह 10 बजे लाइव होती है, ठीक है। ये प्रीमियर पे चलती है, लाइव की तरह चलती है, ठीक है। तो पहले से रिकॉर्डेड रहती है लेकिन लाइव की तरह चलती है। तो आपको जो भी कमेंट करना हो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट होगा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है, भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी डीआरडीओ द्वारा जो क्या किया गया है, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। क्या किया गया है भाई, डीआरडीओ के द्वारा बहुत कम दूरी की जो एयर क्या है रक्षा प्रणाली है उसका सफल परीक्षण किया है। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो सभी को पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च। क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में हम यहाँ पे लिख देते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या होती है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको हम बोलते हैं किसको, डीआरडीओ को, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है अपने नई दिल्ली में। कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर, नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। और इसका जो लोगो है, इसका जो लोगो है उसमें क्या लिखा गया है, बलस्य मूलम, बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या लिखा गया है, बलस्य मूलम विज्ञानम। इंग्लिश में क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। तो ये यहाँ पे है बात। तो इतना कुछ आपको याद में रखना है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ। तो अब हम आगे चलते हैं, जो अपने काम की बात है। तो ये है डीआरडीओ ने 1 फरवरी 2025 को क्या किया, ओडिशा के तट पे दूर चांदीपुर के बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली कौन सी थी, VSHORADS। क्या है, VSHORADS। तो ये वी शोरदास के लगातार क्या किए हैं, 3 सफल परीक्षण अपने यहाँ पे डीआरडीओ ने किए हैं। कितने सफल परीक्षण किए हैं, 3 सफल परीक्षण किए हैं। किसके किए हैं, वायु रक्षा प्रणाली है वी शोरदास, शॉर्ट में आप याद रखें। कहाँ से किया है, तो परीक्षण किया है उड़ीसा के तट से, चांदीपुर से, ठीक है। कब किया है, तो 1 फरवरी 2025 को किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। यह परीक्षण जो है बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति, क्या है, बहुत ही कम जो हाइट है उस पर उड़ने वाले जो हाई स्पीड के लक्ष्य है, टारगेट है, उनको भेदने के लिए क्या है, डेवलप की गई है। क्या की गई है, डेवलप की गई है ये वायु रक्षा प्रणाली। अब जो ये है वी शोरदास, ये क्या है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। क्या है, ये अपनी स्वदेशी तकनीक पर बेस्ड है और एक पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। ये क्या है, एक स्वदेशी तकनीक है, पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है, जिसको अनुसंधान केंद्र जो है इमारत के द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशाला और विकास सह उत्पाद भागीदारों के सहयोग से स्वदेश रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो विकसित किसने किया है भाई, एक तो ये है अनुसंधान केंद्र इमारत है, और ये डीआरडीओ की जो लैब है इन्होंने, और
जो ये है विकास सह उत्पाद भागीदारी, इन्होंने मिलके क्या किया है, इसको डेवलप किया है। किसको? वी शोर दास। तो वी शोर दास का आपको पता लग गया कि इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। कितने टेस्ट किए हैं सफल? तो 3 टेस्ट किए हैं। कहाँ से किया है? तो ये उड़ीसा से किया है। उड़ीसा के भी कहाँ पे? ये तो चांदीपुर तट से किया है। ठीक है, चांदीपुर तट से किया है। और ये क्या है? वी शोर दास। तो ये एक टाइप का क्या है? पोर्टेबल मिसाइल है। क्या है ये? एक टाइप का पोर्टेबल मिसाइल है, जिसको क्या करेंगे, तो जो कम हाइट पे उड़ने वाले हाई स्पीड के टारगेट होंगे उनको क्या करेंगे, मिटाने के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। और ये पूरी तरह से अपने स्वदेशी टेक्निक पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपना ब्लू घोस्ट लैंडर। क्या है भाई? ब्लू घोस्ट लैंडर है। तो ये ब्लू घोस्ट लैंडर क्या है? तो ये एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है। क्या है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि घोस्ट लैंडर क्या है? अंतरिक्ष यान है एक। ठीक है, जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। क्या किया गया है? फायरफ्लाई जो एरोस्पेस है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और स्पेस एक्स के क्या है? फॉल्कन 9। स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके, सॉरी ये सही है, ठीक है। तो स्पेस एक्स क्या है? एक कंपनी है। और ये कंपनी किसकी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स कंपनी है अपने एलन मस्क की। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। और ये क्या है? अमेरिकी कंपनी है। क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है। कौन सी है? स्पेस एक्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी? तो इसको एस्टेब्लिश किया था एलन मस्क ने 2002 में। कब? 2002 में इसको स्थापित किया था। और इसका एम क्या है? तो स्पेस एक्स ये कंपनी है, इसका एम है जो अंतरिक्ष यात्रा है उसको क्या है? किफ़ायती और सुलभ बनाना। जो अंतरिक्ष की यात्रा करने जाएंगे उनको क्या है? परेशानी नहीं हो, इसके लिए क्या है? इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा को जो है किफ़ायती और क्या है? सुलभ बनाने के लिए इसको बनाया है। अपनी कंपनी को किसने बनाया है? एलन मस्क ने बनाया है। ठीक है, और क्या बात है? तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण जो है उसकी लागत को कम किया जाए, इसलिए भी ये बात है। तो वही बात है घूम फिर के कि अंतरिक्ष यात्रा जो है उसको किफ़ायती सुलभ बनाए, और अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण है उसकी लागत को कम करने के लिए इन्होंने ये अपनी कंपनी खोली है। कौन सी? स्पेस एक्स। तो ठीक है, स्पेस एक्स तो अपन को पता चल गया क्या है। और इसने क्या किया? इस कंपनी के फॉल्कन 9 जो रॉकेट है, कौन सा रॉकेट है भाई? स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी का फॉल्कन 9 रॉकेट है। इससे क्या किया है इन्होंने? जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा से जनवरी में प्रक्षेपित किए गए लूनर ब्लू घोस्ट, क्या है? लूनर ब्लू घोस्ट लैंडर ने 2 मार्च 2025 को चांद जो है अपने उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सफल लैंडिंग कर ली है। क्या कर लिया है? चांद ने सफल लैंडिंग कर ली है। कहाँ पे कर ली है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कर ली है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि इसका मुख्य उद्देश्य, ब्लू घोस्ट लैंडर का मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा की जो सतह है उस पर वैज्ञानिक पेलोड को पहुंचाना। क्या करना है भाई? चंद्रमा की सतह पे क्या ले जाएगा? ये वैज्ञानिक पेलोड को ले जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये? चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड को पहुंचाएगा और जो चंद्रमा अनुसंधान है उसको आगे बढ़ाएगा। जो चंद्रमा पे अपन रिसर्च कर रहे हैं ना उसको आगे बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? तो ये लूनर ब्लू घोस्ट लैंडर बढ़ाएगा। और इसने क्या किया है? चांद के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये लैंड हो चुका है सफलतापूर्वक। और किसकी कंपनी थी? तो स्पेस एक्स कंपनी थी। एलन मस्क की रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन 9 था। कहाँ से किया? तो फ्लोरिडा से किया। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और है क्या ये ब्लू घोस्ट लैंडर? तो ये एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है। अब हम आगे चलते हैं। यह लैंडर क्या करेगा? और तो ये नासा के जो लूनर सरफेस है, लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन, क्या है? एक तो नासा का है लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम। क्या है? नासा का लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम है। और सेकंड नंबर पे है आर्टेमिस मिशन। तो इन दोनों का क्या है? ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति का स्थापित करना और वहाँ दीर्घकालिक खोज के लिए, मतलब लंबे समय के लिए क्या है? खोज के लिए आधार तैयार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब दुनिया के पहले कमर्शियल निगरानी सैटेलाइट स्कॉट ने क्या किया? कार्य शुरू किया। क्या किया है भाई?
पहले कमर्शियल निगरानी सैटेलाइट है। तो स्कॉट क्या है पहले ये पता हो, तो ये है एक टाइप का सैटेलाइट, ठीक है। क्या है ये? एक टाइप की सैटेलाइट है और विश्व के पहले जो वाणिज्यिक निगरानी सैटेलाइट है, विश्व का पहला है ये, ठीक है। यहाँ भी दुनिया लिखा है, दुनिया वर्ल्ड हो गया, ठीक है। वर्ल्ड का ये क्या है? पहले नंबर का है, वापस लिखते हैं। तो वर्ल्ड के क्या है? ये पहले नंबर का क्या है? सैटेलाइट है वाणिज्यिक निगरानी की कैटेगरी में, ठीक है। वाणिज्यिक निगरानी कैटेगरी में ये सैटेलाइट है स्कॉट। इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। और अंतरिक्ष निगरानी जो उपग्रह है, अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट ने क्या किया है? पृथ्वी की परिक्रमा पर कर रहे 5 सेंटीमीटर तक छोटे जो ऑब्जेक्ट है उनको ट्रैक करने में ये सक्षम है। क्या है ये? स्कॉट जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे उनको ट्रैक करने में क्या रहेगा ये? तो ये सक्षम है। कौन? स्कॉट। ये क्या है? एक टाइप का उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु स्थित जो अंतरिक्ष स्टार्टअप है, बेंगलुरु स्थित क्या है? एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप है दिंग तारा। इसने 14 जनवरी 2025 को क्या किया? दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया। ये हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था, अंतरिक्ष कार्यक्रम जब हम देखे थे, तो ये टॉपिक वहीं आता है वैसे तो, पर यहाँ भी अपने आ गया है तो रिवाइज कर लेते हैं। तो बेंगलुरु स्थित जो क्या है स्टार्टअप कंपनी है दिंग तारा, उसने 14 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह जो है निगरानी उपग्रह स्कॉट, इसको क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। स्कॉट उपग्रह ने 8 मार्च 2025 को क्या किया? दक्षिणी अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए पहली तस्वीर भेजी। क्या किया स्कॉट उपग्रह ने भाई? जो 8 मार्च को आया है, तो ये 8 मार्च को क्या आता है? अपना इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे आता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च 2025 को दक्षिणी अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए इसने पहली तस्वीर भेजी है स्कॉट ने। और इसमें अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, क्या है अर्जेंटीना की राजधानी? तो ब्यूनस आयर्स है। इसको दिखाया है इन्होंने इस पहली तस्वीर में, किसने? स्कॉट उपग्रह ने, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो सी डॉट क्या है? सी डॉट ने केरल पुलिस के लिए बनाया त्रिनेत्र। क्या बनाया भाई? त्रिनेत्र बनाया है। किसने? सी डॉट ने बनाया है। अब सी डॉट क्या है? तो सी डॉट की ये देखो यहाँ लिखी है फुल फॉर्म, ये है सेंटर केंद्र फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिक्स। क्या हो गया ये? सी डॉट। तो सी तो हो गया अपने पास में सेंटर, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये हो गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो सी डॉट ने क्या किया? केरला जो पुलिस है उसके लिए बनाया है त्रिनेत्र। अब ये त्रिनेत्र क्या है? तो ये है एक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र। क्या है ये? साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र है। इसको डेवलप किसने किया है? तो सी डॉट ने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स ने किया है। और ये तो विकास इसने किया है, और इस पे अनुसंधान जो है दूरसंचार विभाग ने किया है, DOIT ने। तो इन दोनों ने मिलकर क्या है? केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र जो है त्रिनेत्र, इसका डिज़ाइन और विकास किया है, ठीक है। केरल के जो CM है, अभी केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन है केरला के CM। तो इन्होंने क्या किया है? पुलिस जो प्रणाली है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, क्या है? पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया है? केरला पुलिस साइबर प्रभाग के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन मतलब SOC का उद्घाटन किया है। और यह केंद्र त्रिनेत्र है, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, बस यही ध्यान रखना है कि त्रिनेत्र है क्या। तो यह है एक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र। इसका उद्घाटन किसने किया? ये भी ध्यान रख सकते हैं, केरला के CM ने किया है, जो कि है पिनाराई विजयन। इतना कुछ आप याद रखें, आगे की चीज़ें आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो परेशान नहीं होना है। सी डॉट का त्रिनेत्र समाधान एक AI संचालित क्या है? AI बेस्ड ये है स्वदेशी एकीकृत और साइबर सुरक्षा मंच है, जिससे क्या होगा? उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जो साइबर सुरक्षा है इसके लिए इसको तैयार किया गया है। क्या किया गया भाई? त्रिनेत्र को बनाया क्यों है? तो इसको जो है उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया है। और ये है क्या? तो एक AI बेस्ड स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है त्रिनेत्र। आगे चलते हैं।
इसरो ने क्या किया, इसरो ने विकसित किया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्या किया इसरो ने, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या किया है। अब ये वाला टॉपिक आपके जो अंतरिक्ष कार्यक्रम वाली क्लास थी उसमें आप ऐड कर लेना, क्योंकि ये अभी हमें मिला है तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ अपने को है, टॉपिक वाइज पढ़ें या इधर उधर पढ़ें, एग्ज़ाम में तो सारा अपने एक साथ ही आएगा। तो इसरो ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मतलब ये सेमीकंडक्टर लैब, ठीक है, सेमीकंडक्टर लैब SCL जो कि है चंडीगढ़ में, इसके साथ में मिलके क्या किया है, 2 स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, एक तो है विक्रम 3201, क्या है, एक तो विक्रम 3201, दूसरे का नाम है कल्पना 3201। तो एक तो है विक्रम जी, एक है कल्पना जी, और दोनों ही 3201 हैं, ठीक है, 3201 हैं। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, कौन से, विक्रम और कल्पना, तो ये क्या करेंगे, ये प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे भाई, ये दोनों विक्रम और कल्पना जी, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, तो ये जो प्रक्षेपण यान है इसके नेविगेशन सिस्टम में और कंट्रोल सिस्टम में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। डेवलप किसने किया है, तो अपने इसरो ने किया है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में, आप सभी को पता ही होगा। विक्रम 3201 जो है ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ है और 32 बिट का प्रोसेसर है। तो ये पूछा जा सकता है कि विक्रम क्या है, तो बताना है कि पहले तो ये 32 बिट का प्रोसेसर है, बना कहाँ पे है, तो ये पूरी तरह भारत में बना है, इसलिए स्वदेशी हम इसको बोल सकते हैं। अब जो ये है विक्रम 1601, विक्रम 1601 जो है 16 बिट का उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग 2009 से इसरो के प्रक्षेपण वाहनों में किया जा रहा था। तो पहले तो किसका किया जा रहा था भाई, विक्रम 1601 का किया जा रहा था, लेकिन अब अपन ने ये बना दिया विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो अब क्या करेगा भारत, इन दोनों का यूज़ करेगा प्रक्षेपण वाहनों में, ठीक है। इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जिससे अंतरिक्ष में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। क्या होगा भाई, इससे अपन पहले पूरे जो थे विदेशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब क्या होगा, इसके डेवलप होने से अपन ने पूरा स्वदेशी यहाँ पे प्रोसेसर डेवलप कर लिया है। तो इससे अपने को क्या होगा, अपने जो भारत देश है उसकी आत्मनिर्भरता इंक्रीज़ होगी, जिससे अपने को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम का उद्घाटन। क्या है भाई, भारत के जो पहले नंबर का है क्या, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम है, इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, तो CSIR, तो ये CSIR नहीं होगा, थोड़ा सा करेक्ट करें, ये है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो क्या होगा, सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके क्या हैं, हेड हैं, कौन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड अपने हैं जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह ने जो है 18 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी, क्या है, राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पे मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम का क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपको पता था, जिसमें क्या था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसने क्या किया, 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया है। क्या किया है भाई, इस आर्ट वॉल म्यूज़ियम में इन्होंने ओपन एयर में, तो इसमें इन्होंने किया है जो IMD की 150 साल की जो है ऐतिहासिक यात्रा है, हिस्टोरिकल जो इनकी यात्रा है उसको दर्शाया है, ठीक है। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के जो सहयोग से इसको विकसित और इस पहल के तहत जो लोधी रोड स्थित IMD का हेडक्वार्टर है, इसके मुख्यालय की दीवारों को भारत की मौसम संबंधी प्रगति, इतिहास और समाज पर क्या है, समाज पर मौसम विज्ञान के प्रभाव के जीवन दृश्यों को वर्णन में बदल दिया है। क्या किया है, ये वाली जो पूरी चीज़ है इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। IMD की जो 150 साल की हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाई गई है। मौसम भवन विशेष कला प्रदर्शनी में 38 अद्वितीय भित्ति चित्रों का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत के मौसम संबंधी इतिहास, मौसम पूर्वानुमान के विकास, कृषि आपदा प्रबंधन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसके प्रभाव को दर्शाया गया है। किसके प्रभाव को दर्शाया गया है, मौसम के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे है अपने पास राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन। क्या है भाई, राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन, विधानसभा नहीं,
विधान एप्लीकेशन। ये क्या है, 18 फरवरी 2025 को उत्तराखंड जो राज्य है इसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी। कौन है भाई, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष है रितु खिडूरी। क्या है, रितु खिडूरी। इन्होंने उत्तराखंड विधानसभा से राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नेवा का उद्घाटन कर दिया इन्होंने, किसने, उत्तराखंड के सीएम ने और विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी ने। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा जो है इसने क्या किया है, नेवा को अपना लिया है। उत्तराखंड विधानसभा ने क्या अपना लिया भाई, नेवा को अपना लिया। नेवा क्या है, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। इसके साथ अब ये सदन जो है डिजिटल और पेपरलेस बन गया है। क्या है, पहले ये डिजिटल नहीं था, पेपरलेस नहीं था, लेकिन इस नेवा को अपनाने से क्या हो गया है, ये अब डिजिटल और पेपरलेस बन गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो गत 4 वर्षों से पूर्णतः डिजिटल विधानसभा का संचालन कर रहा है। तो कौन सा राज्य है जो भाई पिछले 4 साल से ही क्या है, पूरी तरह से डिजिटल विधानसभा का संचालन कर रहा है, तो आपको बता देना है हिमाचल प्रदेश है। अब राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन जो है नेवा, इसके बारे में थोड़ा देख लें तो ये है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जो 44 मिशन मोड है उनकी परियोजना में से एक है। नेवा का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को है जो कागज रहित बनाना है, पेपरलेस बनाना इसका एम है। ठीक है, डिजिटल हाउस बनाना है, पेपरलेस बनाना इसका उद्देश्य है। किसको, तो राज्य की जो भी विधानसभाएं हैं उन सभी को। नेवा के कार्यान्वयन के लिए क्या है भाई, तो संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी है। क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी है, किसके लिए, नेवा के कार्यान्वयन के लिए। आगे देखिए, आगे है अपने पास पीएम जो है अपने मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, 3 युद्धपोत जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। क्या कर दिया भाई मोदी जी ने, तो इन्होंने 3 जो युद्धपोत हैं उनको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और कब कर दिया है, तो ये किया है इन्होंने 15 जनवरी 2025 को। कहाँ पे किया है भाई, तो ये किया है मुंबई में। कहाँ पे किया है, मुंबई में। मुंबई में भी कहाँ पे, जो अपनी नौसेना है इसके डॉकयार्ड से। क्या है, नौसेना के डॉकयार्ड से इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है, किसने, मोदी जी ने। अब यही बात यहाँ लिखी हुई देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जो लड़ाकू जहाज़ है, आईएनएस सूरत है एक, तो आईएनएस नीलगिरी है और आईएनएस वागशीर है। क्या क्या नाम है वापस देखो, तो आईएनएस सूरत है, आईएनएस नीलगिरी है और वागशीर है, इनको राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पहला ही अवसर है जब क्या है, एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी सबमरीन अपन इंग्लिश में जानते हैं, इनको क्या है एक साथ नौसेना में ट्राई कमीशनिंग हुआ है। ये पहला अवसर है जब क्या है, एक टाइप का तो विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक जो सबमरीन है, इन तीनों को एक साथ रख के क्या है, नौसेना में ट्राई कमीशनिंग के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इन तीनों युद्धपोतों में जो है आईएनएस नीलगिरी जो है ये तो क्या है, एक टाइप का फ्रिगेट है। क्या है, ये एक टाइप का फ्रिगेट है। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट है और इसकी जो क्या है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है अपने पास 149 मीटर। क्या है भाई, इसकी लंबाई है आईएनएस नीलगिरी की। और इसका वज़न अपन देखें तो इसका वज़न जो है, अब ये सब चीज़ें आपको क्या है अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है अभी ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है, इसका वज़न कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। अब ऊपर से तो सबने पढ़ा रहता है कि भाई आईएनएस नीलगिरी भी है, सूरत भी है और वागशीर है, लेकिन इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है। तो थोड़ा सा अगर आपको याद रहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आपका पेपर कैसा आएगा वो अपने को अभी पता नहीं है। ठीक है, तो आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है और ये क्या है, एक नई जनरेशन का जहाज़ है। ठीक है, नई जनरेशन का जहाज़ है, नई जनरेशन का ये जहाज़ है, ये अपने को पता चल गया यहाँ पे आईएनएस नीलगिरी के बारे में। और ये लंबे समय तक जो क्या करेगा, समुद्र में रहने की क्षमता रखाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये बहुत टाइम तक ये समुद्र में रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। और हेलीकॉप्टर से इस पे क्या है उतरा जा सकता है, किस पे, आईएनएस नीलगिरी पे। अब बात आती है आईएनएस सूरत की। तो आईएनएस सूरत जो है ये क्या है भाई, ये है अत्याधुनिक विध्वंसक। विध्वंसक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, नाश करने वाला।
तो ये क्या है भाई, सूरत जो है विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है। और इसकी लंबाई भी लिख देते हैं, तो इसकी लंबाई है 164 मीटर। और वज़न अपन देखें इसका INS सूरत का, तो इसका वज़न आता है 7400 टन। क्या आता है भाई, 7400 टन आता है इसका वज़न। नीलगिरी का देखा था अपन ने 6677 टन, और इसका कितना है, सूरत का 7400 टन है। लंबाई कितनी थी नीलगिरी की, 149 थी। यहाँ पे कितनी है, 164 है INS सूरत की। क्या है, ये एक टाइप का डिस्ट्रॉयर है। नीलगिरी क्या है, फ्रिगेट है, जहाज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, INS सूरत जो है ये आधुनिक नेटवर्क, हथियार और सेंसर से लेस है, ठीक। अब INS वागशीर बचा, तो वागशीर क्या है भाई, ये हथियार प्रणाली से सुसज्जित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी सबमरीन है। क्या है भाई, ये पनडुब्बी है, एक टाइप की सबमरीन है। और इसमें क्या है, अपने पास बहुत सारे हथियार भी रखे हुए हैं। तो हथियार प्रणाली से ये सुसज्जित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन है, जो क्या करेगी, समुद्र में युद्ध का संचालन करने में क्या है, एबल है, सक्षम है। इसकी लंबाई भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसकी लंबाई सबसे कम 67 मीटर ओनली। क्या है, 67 मीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। तो वज़न है इसका 1550 टन। क्या है, 1550 टन है। और ये जो है एक टाइप की इलेक्ट्रिक क्या है, सबमरीन है, इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं इसने क्या लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है INS नीलगिरी प्रोजेक्ट। तो नीलगिरी प्रोजेक्ट क्या है, 17A के तहत बनाए जा रहे स्टील्थ फ्रिगेट क्लास के 7 फ्रिगेट्स में ये पहला है। कौन सा, INS नीलगिरी प्रोजेक्ट। INS सूरत क्या है, तो ये है P-15B। क्या है, P-15B गाइडेड मिसाइल जो है विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम रूप का क्या है, ये एक जहाज़ है INS सूरत, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विध्वंसक जहाज़ों में से एक है। इसमें 75% जो है अपनी स्वदेशी सामग्री लगाई गई है। किसमें, INS सूरत में। मैंने आपको इसकी लंबाई बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वापस बता देते हैं। तो लंबाई बताई थी 164 मीटर, और वज़न कितना बताया था, वज़न ज़्यादा बताया था इसका, ये लिखा हुआ है देखो। तो ये बताया था आपको 7400 टन, ठीक है, इसका वज़न। अब हमने देखा था INS वागशीर। वागशीर क्या है, तो ये P-75 क्या है, P-75 टाइप की स्कॉर्पियन परियोजना का 6ठे नंबर का और लास्ट नंबर की पनडुब्बी है। और INS वागशीर जिसका निर्माण जो है फ्रांस की नौसेना के हेल्प से अपन ने किया है। क्या किया है भाई, फ्रांस की हेल्प से अपन ने ये INS वागशीर को क्या किया है, डेवलप किया है। अब जो INS सूरत है और नीलगिरी, ये क्या है, युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड। क्या है, मझगांव डाक शिपयार्ड जो है MDL, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं MDL। तो यहाँ इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है सूरत और नीलगिरी के युद्धपोतों का निर्माण। और भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं उनकी डिज़ाइन की है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा क्या किया है, इनका डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। निर्माण तो किसके द्वारा किया है, निर्माण तो किया है MDL के द्वारा। और डिज़ाइन किसने बनाया, तो डिज़ाइन बनाया है अपने इंडियन नेवी के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो ने, ठीक।